नमस्कार। तो देखो भाई, हम प्रेरणिक प्रभाव चल रहा था आपका, और प्रेरणिक प्रभाव में मैंने आपको 2 वीडियो बना दिए, जिसमें पहले वीडियो में मैंने आपको प्रेरणिक प्रभाव क्या होता है और प्रेरणिक प्रभाव कितने प्रकार का होता है ये बातें स्पष्ट हो गई थी। आपका इंडक्टिव इफेक्ट क्या है और उसके कितने प्रकार होते हैं, टाइप्स हो गई थी, जिसमें एक बताया था आपका एक प्लस आई और एक माइनस आई। प्लस आई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन देने वाला, यानी कि इलेक्ट्रॉन दाता समूह होंगे, और आपके माइनस आई वाले जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह होंगे। दोनों चीज़ें आपको स्पष्ट हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इस प्रेरणिक प्रभाव के उपयोग। तो प्रेरणिक प्रभाव के उपयोग में भी मैंने आपको एक वीडियो पहले भेज दी है, और अब हम कौन से पे आ गए हैं, दूसरे वीडियो पे। मैंने प्रेरणिक प्रभाव के आपके लिए 5 उपयोग लिखे थे, जिनमें से मैंने एक की व्याख्या कर दी थी, और जो व्याख्या की थी वो की थी हमने सबसे पहले नंबर 1 किसकी भैया, कि जो मध्यवर्ती होते हैं, कौन होते हैं, मध्यवर्ती, जो रासायनिक अभिक्रिया होती है और उस रासायनिक अभिक्रिया के मध्य में बनने वाली जो स्पीशीज होती है उसे कहते हैं अपन मध्यवर्ती। तो मध्यवर्ती के स्थायित्व की व्याख्या हम कर चुके हैं किसकी सहायता से, प्रेरणिक प्रभाव की सहायता से, और ये वीडियो आपकी कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद जो सेकंड मैंने आपको उपयोग लिखाया था, सेकंड लिखाया था आपको एल्किल हैलाइड RX की क्रियाशीलता। RX की क्या भैया, क्रियाशीलता। तो RX की जो क्रियाशीलता है इसकी व्याख्या भी हम किसकी सहायता से करेंगे, प्रेरणिक प्रभाव की सहायता से। उसके बाद है आपका एल्कोहल। तो एल्कोहलों की भी जो क्या है, क्रियाशीलता है, इसकी व्याख्या भी किसकी सहायता से करते हैं, प्रेरणिक प्रभाव की सहायता से। नंबर 4 बताया था मैंने आपको, जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं, क्या होते हैं, उन कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लीयता, कार्बोक्सिलिक अम्लों की जो अम्लीयता है उसकी व्याख्या भी किसकी सहायता से की जाती है, तो प्रेरणिक प्रभाव की सहायता से ही की जाती है। और उसके बाद आपका जो नंबर 5 है वो बताया था मैंने आपको, जो कार्बन यौगिक होते हैं एल्डिहाइड और कीटोन की क्रियाशीलता। ये सारे के सारे टॉपिक जो हैं आपके 12th क्लास में है। किसमें, इन सब के सब टॉपिक जो हैं 11th क्लास के, प्रेरणिक प्रभाव 11th का है, ये भी आपका 11th में है, लेकिन बाकी इन सभी चीज़ों का यूज किस में होता है, 12th क्लास में होता है। तो आपको ये चीज़ बहुत क्लियर होनी चाहिए। अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छी तरह से समझनी है तो आपको प्रेरणिक प्रभाव और इसके उपयोग बहुत अच्छी तरह से आने चाहिए। तो हम बात करते हैं, एक उपयोग मैंने करा दिया आपको फर्स्ट वीडियो में, सेकंड हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता। तो एल्किल हैलाइड की जो क्रियाशीलता है उसका भी निर्धारण किसकी सहायता से करेंगे अपन भैया, प्रेरणिक प्रभाव की सहायता से। किसकी सहायता से, प्रेरणिक प्रभाव की सहायता से। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए RX एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता की व्याख्या। तो बताओ मुझे आप, जो एल्किल हैलाइड हैं, अरे क्या भैया, एल्किल हैलाइड। तो ये एल्किल हैलाइड चैप्टर संख्या 10 है, क्लास 12th के अंदर का पूरा डिटेल में आपको पढ़ना है। फिलहाल मैं आपको थोड़ी सा बता देता हूँ कि जो एल्किल हैलाइड होते हैं RX होते हैं, ये आपके 3 प्रकार के होते हैं। जैसे सबसे पहले मैंने लिया CH3CH2Cl। तो इसमें आपका हेलोजन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, जो केवल एक अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको कहते हैं 1 डिग्री, क्या कहते हैं, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। उसके बाद मैं आपको सेकंड कंडीशन बता देता हूं कि भाई मेरे पास है CH3CH, और यहाँ क्या आ गया आपका CH3 और ये Cl। तो इसमें आपका हेलोजन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, और ये कार्बन कितने जुड़ा हुआ है, 2 से, तो इसे कहते हैं 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। क्या कहते हैं, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। और अगर ये 3 से जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा CH3CH3, और ये आपका CH3, और यहाँ आगे आ जाएगा आपका Cl, तो उसको कहते हैं 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। तो बताओ एल्किल हैलाइडों की जो क्रियाशीलता है, किसकी क्रियाशीलता, एल्किल हैलाइडों। तो एल्किल हैलाइडों क्रियाशीलता का मतलब क्या है कि हमको क्रियाशीलता क्रम लगाना है किस का, 1 डिग्री का, 2 डिग्री का और 3 डिग्री। इन तीनों में से ज़्यादा क्रियाशील कौन सा है और कम क्रियाशील कौन सा है, इसकी व्याख्या किसकी सहायता से करेंगे, प्रेरणिक प्रभाव की सहायता से। तो शुरुआत कर लेते हैं। बताओ एल्किल हैलाइड कितने प्रकार का, 3 प्रकार का, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। जब भी हम एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया कराते हैं तो भाई हमारे पास सिंपल सी बात है, एल्किल हैलाइड में R और X का ही बंध तो है, तो हम इस वाले बंध को ही तोड़ेंगे। अगर इस वाले बंध को तोड़ेंगे तो यहाँ क्या आएगा, माइनस, और यहाँ पर क्या आएगा आपका प्लस। यानी कि इसमें एल्किल समूह पर धनावेश आता है, और अगर एल्किल समूह पर धनावेश आ जाए तो उसको क्या कहते हैं अपन, कार्बोकैटायन। क्या कहते हैं, कार्बोकैटायन। और मैं पहले वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि जो आपके कार्बोकैटायन है, क्या है आपके कार्बोकैटायन। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्थायी कौन सा होता है, तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन होता है। तो अब बताओ मुझे आप, अगर इस 1 डिग्री एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया कराऊंगा तो यहां से ये वाला बंध टूटेगा,
इधर माइनस आएगा, इधर क्या आएगा, प्लस आएगा, तो यहाँ क्या बनेगा, कार्बोकैटायन। कौन सा डिग्री, 1 डिग्री कार्बोकैटायन। और अगर यहाँ हम इस वाले बंध को तोड़ेंगे तो कौन सा बनेगा, 2 डिग्री कार्बोकैटायन। और अगर हम इस वाले बंध को तोड़ेंगे आपके 3 डिग्री वाले में, तो बताओ इधर क्या आएगा, माइनस, और इधर क्या आएगा आपका प्लस, तो क्या बनेगा, 3 डिग्री कार्बोकैटायन। अब देख लो विद्युत घनता किसकी ज्यादा है, कार्बन की क्या क्लोरीन की। तो आपने पढ़ा है कार्बन की 2.5 और क्लोरीन की लगभग 3 या 3.2। तो यहाँ क्या आएगा माइनस और यहाँ क्या आएगा आपका प्लस। तो विद्युत घनता जिसकी ज्यादा होती है उसको क्या आता है ना आवेश। तो यहाँ माइनस आ गया और यहाँ क्या आ गया प्लस। तो ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन, ये 2 डिग्री और ये 3 डिग्री। और हम प्रेरणिक प्रभाव की सहायता से पढ़ चुके हैं कि भाई ज्यादा जिसमें जो आपका 3 डिग्री जो कार्बोकैटायन होता है उसका स्थायित्व सबसे क्या होता है, ज्यादा होता है। तो ये ज्यादा स्थायी है, इसलिए इसका बंध आसानी से टूट जाएगा। और जिसका बंध आसानी से टूट जाएगा उसकी क्रियाशीलता उतनी ही क्या होगी, ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन सा, 1 डिग्री, 2 डिग्री की 3 डिग्री। तो 3 डिग्री आपका जो एल्किल हैलाइड है उनकी क्रियाशीलता ज्यादा होती है किससे, 2 डिग्री से। और 2 डिग्री ज्यादा होती है किससे, 1 डिग्री से। 1 डिग्री के अलावा एक लास्ट आपका जो बता रखा है CH3Cl वाला, इसको 0 डिग्री भी कह सकते हैं। इससे ज्यादा क्रियाशीलता किसकी होगी आपकी, 1 डिग्री की। तो एल्किल हैलाइड कितने प्रकार का, 3 प्रकार के, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। और एल्किल हैलाइड में जब बंध टूटता है तो हेलोजन पे क्या आता है माइनस और कार्बन में क्या आता है प्लस। तो यहाँ पर कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा और जिसमें कार्बोकैटायन जितना ज़्यादा स्थायी बनेगा, जितना ज़्यादा स्थायी बनेगा वो बंध उतनी ही आसानी से टूटेगा। तो इसमें आपका 1 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा, इसमें 2 डिग्री और इसमें कौन सा बनेगा 3 डिग्री। बंध सबसे आसानी से टूटेगा और सबसे आसानी से अगर बंध टूटेगा तो सबसे ज़्यादा क्रियाशीलता किसकी होगी, सबसे ज़्यादा क्रियाशीलता 3 डिग्री एल्किल हैलाइड की होगी। मैं क्रियाशीलता की बात कर रहा हूँ, यहाँ लिखा हुआ है एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता का क्रम। अब स्थायित्व की बात नहीं कर रहे हैं हम, क्रियाशीलता। तो सबसे अधिक क्रियाशील कौन होता है आपका, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड होता है। उसी में यानी कि आपका जो चैप्टर है उसी में एक टॉपिक और आएगा, यानी कि हम एक टॉपिक और पढ़ेंगे एल्किल हैलाइड से संबंधित। एक आपकी क्रियाविधि आएगी उसमें SN1 क्रियाविधि। कौन सी क्रियाविधि, SN1 क्रियाविधि। तो SN1 क्रियाविधि का पूरा मतलब होता है एक अणुक नाभिक स्निग्ध प्रतिस्थापन क्रियाविधि। और ये चैप्टर संख्या 10 में ही आएगी और उस एल्किल हैलाइड में ही आएगी। तो SN1 जो क्रियाविधि है ये 2 पदों में होती है और मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, पूरा डिटेल तो चैप्टर संख्या 10 12th क्लास में मिलेगा। SN1 क्रियाविधि का जो प्रथम पद है, कौन सा पद है, प्रथम पद। उस प्रथम पद में क्या होता है कि जो एल्किल हैलाइड होता है ये टूटने के बाद क्या बनाता है R प्लस, प्लस में क्या बनाता है X माइनस। तो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करता है, किसका फॉर्मेशन। और ये वाला पद कैसा होता है, स्लो, और इसी पर अभिक्रिया का वेग क्या करता है, निर्भर करता है। और दूसरे पद में जो आपका कार्बोकैटायन है वो आपका किसके साथ, नाभिक स्नेह के साथ जुड़ करके क्या बना देता है, उत्पाद बना देता है। तो ये आपका फर्स्ट पद हो गया, ये आपका कौन सा हो गया, द्वितीय पद हो गया। कौन सा हो गया, द्वितीय पद। तो ध्यान रखना जो SN1 क्रियाविधि है उसके प्रथम पद में क्या बनता है, कार्बोकैटायन। तो ध्यान देना आपका एल्किल हैलाइड, आपका कौन भैया, एल्किल हैलाइड, जिसमें जितनी आसानी से क्या बनाएगा, कार्बोकैटायन, उसकी SN1 क्रियाविधि के प्रति क्रियाशीलता उतनी क्या होगी, ज्यादा होगी। बताओ SN1 क्रियाविधि में, SN1 क्रियाविधि में क्या बनता है, कार्बोकैटायन। क्या बनता है, तो हम कार्बोकैटायन बना लेते हैं। देखो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। बताओ सबसे ज्यादा आसानी से कार्बोकैटायन कौन बनाएगा, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड के, 2 डिग्री के 3 डिग्री। तो वो बनाएगा जिसका कार्बोकैटायन ज्यादा स्थायी होगा। और ज्यादा स्थायी कार्बोकैटायन इसी का ही है क्योंकि बंध टूटने के बाद बनता है कार्बोकैटायन, और टूटने के बाद जो कार्बोकैटायन बनेगा इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा, इसलिए बंध आसानी से टूट जाएगा और इसकी क्रियाशीलता SN1 अभिक्रिया के प्रति भी क्या होगी, ज्यादा ही होगी। तो SN1 क्रियाविधि के प्रति जो क्रियाशीलता है वो किसकी ज्यादा होती है, 3 डिग्री की, फिर 2 डिग्री की और 1 डिग्री की। हालांकि इसमें SN2 क्रियाविधि और आएगी, वो एक अलग फैक्टर पर डिपेंड करती है, उसका आपके किससे, प्रेरणिक प्रभाव से कोई लेना देना नहीं है। तो मैंने आपको बता दिया है एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता। मैं बता रहा था कि भाई एल्किल हैलाइड कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। में समराइज करा देता हूँ आपका, ये एल्किल हैलाइड है। अरे क्या भैया, एल्किल हैलाइड कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार। एक तो 1 डिग्री, दूसरा आपका कौन सा 2 डिग्री और तीसरा आपका कौन सा 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। और फिर मैंने बताया आपके लिए कि क्रियाशीलता की बात करेंगे तो भाई बंध कौन सा तोड़ना है, R का और X का। और अगर R और X का बंध तोड़ना है तो यहाँ माइनस आएगा और यहाँ क्या आएगा, प्लस। तो वो एल्किल हैलाइड जल्दी अभिक्रिया करेगा जिसमें बनने वाला कार्बोकैटायन ज़्यादा स्थायी होगा। और सबसे ज़्यादा स्थायी किसमें होता है, 3 डिग्री में। तो 3 डिग्री क्रियाशीलता सबसे ज़्यादा, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री की। और अगर हम उसी का ऑर्डर किस में लें भैया, SN1 क्रियाविधि में, तो SN1 क्रियाविधि में क्या बनता है, कार्बोकैटायन। तो ये सेम ऑर्डर किसके लिए, आपके लिए SN1 क्रियाविधि के लिए। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया, किसके लिए, एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता। ये समझ में आ गया होगा आपको।
उसके बाद हम अगली बात कर लेते हैं। अगर आपको कहीं कोई दिक्कत आती है तो आप अपना कमेंट कर सकते हो, और अगर आपको सही समझ आ जाता तो लाइक भी कर सकते हो और आप सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को। नेक्स्ट बात मैं आपको फिर बात कर लेता हूँ कि जो एल्किल हैलाइड है उसी से संबंधित एक बात और कर लेता हूँ। देखो ये है CH3 CH2Cl, और फिर है आपका CH3 CH3 और ये Cl, और एक है आपका CH3C CH3 और ये Cl। ये पहले वाला 1 डिग्री है, दूसरे वाला 2 डिग्री और तीसरे वाला 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है। तो ये 1 डिग्री है, ये वाला 2 डिग्री है और ये वाला कौन सा है 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई इन तीनों के विलियन में, मान लो इसका विलियन है, इसका भी विलियन है और इसका भी विलियन है, इनके विलियन में अगर AgNO3 डाला जाए, क्या डाला जाए AgNO3 डाला जाए। कंपटीशन में आया हुआ क्वेश्चन है और अब कई बार नीट और IIT में पूछा भी जाता है, ध्यान रखना। मैं आपसे इतना जानना चाहता हूं कि इनमें सबसे आसानी से अवक्रिया कौन करेगा, सबसे आसानी से अवक्रिया कौन करेगा। तो आप जानते हो Ag पर होता है प्लस और NO3 पे क्या होता है माइनस। आपका ये क्या है साल्ट है, यानी कि लवण है, जिसमें Ag प्लस होता है और NO3 क्या होता है माइनस होता है। तो आप मुझे बताओ AgNO3 को तोड़ना तुमको आता है, क्या बनाता है Ag प्लस प्लस क्या बनाता है आपका NO3 माइनस। इसको भी तोड़ना हमको आता है एल्किल हैलाइड को, यहीं से तोड़ेंगे अपन इसी जगह से। बताओ इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, कार्बन के क्लोरीन, खूब पढ़ा चुके हैं अपन। बताओ कौन लेगा, तो क्लोरीन लेगा। क्लोरीन पर क्या आएगा माइनस और यहाँ प्लस, बात समझ में आ रही है। इसी प्रकार से इस वाले बंद को भी हम तोड़ सकते हैं, यहाँ क्या आएगा माइनस और यहाँ प्लस। इस वाले बंद को भी यहाँ से तोड़ सकते हैं, इधर क्या आएगा माइनस और इधर क्या आएगा आपका प्लस। बात समझ में आ रही है, क्या चल रहा है एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता। अरे किसकी भैया, एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता, यह सत्यनारायण की कथा। बताओ क्या चल रहा है, तो थोड़ा सा आराम से इजीली समझें। 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है और 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है। इनकी अभिक्रिया कैसे करानी, AgNO3 से। आयनिक यौगिक है, कैसे यौगिक है आयनिक। तो यहाँ जो Ag प्लस है वो किसके साथ जाएगा, Cl माइनस के साथ। तो यहाँ पर AgCl जब भी बनता है, क्या बनता है भैया AgCl, तो उसका सफेद रंग का, कौन सा रंग का, सफेद रंग का क्या आता है अवक्षेप आता है। क्या आता है अवक्षेप। मैं इतना जानना चाहता हूं कि तीनों में से सबसे आसानी से सबसे पहले अभिक्रिया कौन करेगा, तो वो करेगा जिसका बनने वाला कार्बोकैटायन ज्यादा स्थायी होगा। 1 डिग्री का कार्बोकैटायन ज्यादा स्थायी है कि 2 डिग्री का या 3 डिग्री का, पता है, बताओ कौन सा। तो 3 डिग्री का ज्यादा स्थायी, किसकी वजह से, प्लस आई प्रभाव के वजह से। 3 CH3 समूह है, तीनों का क्या लग रहा है प्लस आई प्रभाव, और उसकी वजह से इस कार्बोकैटायन की स्थायित्व क्या होता है ज्यादा। पढ़ा चुके हैं अपन इसको वीडियो नंबर 2 में। तो ये कार्बोकैटायन जो बना है ज्यादा स्थायी है, इसलिए बंद आसानी से टूट जाएगा और आसानी से क्या दे देगा Cl माइनस, और Cl माइनस आसानी से किसके साथ जुड़ जाएगा Ag प्लस के साथ। तो क्या बना लेगा AgCl का श्वेत अवक्षेप, श्वेत अवक्षेप। तो बताओ AgCl का श्वेत अवक्षेप कौन सबसे पहले दे रहा है, कौन दे रहा है सबसे पहले, तो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड दे रहा है। और ध्यान रखना, गौर करना, आपका जो 1 डिग्री है ये श्वेत अवक्षेप नहीं देगा और ये भी श्वेत अवक्षेप नहीं देगा, यानी कि ये AgCl का फॉर्मेशन नहीं करेगा और ये भी AgCl का निर्माण नहीं करेगा, क्योंकि इसमें ये वाला बंध आयनिक नहीं होता है। लेकिन वो वाला बंध आयनिक हो गया है क्योंकि उसमें बनने वाला कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा क्या है स्थायी है। ये प्रश्न आपके नीट में पूछा गया है कि बताओ निम्न में से ऐसा कौन सा एल्किल हैलाइड है जो AgNO3 के साथ श्वेत अवक्षेप देता है। तो AgNO3 के साथ श्वेत अवक्षेप कौन सा देता है, 1 डिग्री के, 2 डिग्री के, 3 डिग्री, तो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। और ये डिपेंड किस पर करता है, इनकी क्रियाशीलता पर। क्रियाशीलता किस पर डिपेंड करती है, प्रेरणा के प्रभाव पर। आपको पता है कार्बोकैटायनों की जो स्टेबिलिटी है उसको हम किसके साथ समझाते हैं, प्रेरणा के प्रभाव से। यहाँ कार्बोकैटायन है, बताओ कोई क्या लग रहा है, CH3 कौन सा प्रभाव लगेगा, प्लस आई प्रभाव। तो एक जगह से लगा रहा है, यहाँ 2 जगह से प्लस आई लगेगा और कितनी जगह से, 3 जगह से प्लस आई प्रभाव लगेगा, और इसी की वजह से इसका स्थायित्व ज्यादा होगा। इसी की वजह से Cl माइनस आसानी से देगा, आसानी से AgCl का अवक्षेप बनाएगा। तो कौन सा बनाएगा, 1 डिग्री के, 2 डिग्री के, 3 डिग्री। तो ध्यान रखना कौन सा वाला बनाएगा, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। तो ये आपका टॉपिक हो गया एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता का निर्धारण किसकी सहायता से, प्रेरणिक प्रभाव की सहायता से। मैं आपसे कह रहा था एल्किल हैलाइड में जब बंध टूटते हैं तो R और X का तोड़ते हैं, कार्बोकैटायन का निर्माण होता है, और कार्बोकैटायन जितना ज्यादा स्थायी होगा उसका निर्माण उतना जल्दी होगा, क्रियाशीलता उतनी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो 1 डिग्री कार्बोकैटायन से ज्यादा स्थायी 2 डिग्री होता है, 2 डिग्री ज्यादा स्थायी 3 डिग्री होता है। तो सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन सा होता है आपका, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। इसके बाद आपका जो अगला उपयोग है, मैंने अभी 2 उपयोग कराते हैं। एक तो आपको मध्यवर्ती वाला कार्बोकैटायन, कार्बेनायन, और आपका फ्री रेडिकल, कार्बन मुक्त मूलक जो हैं उनके बारे में बता दिया था कि वो तीनों के स्थायित्व की व्याख्या हम कर चुके थे।
और उसके बाद हमने दूसरा उपयोग किया है किसका, एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता का। अब हम अगली बात करेंगे, तीसरा उपयोग है एल्कोहल, ROH की क्रियाशीलता। RO यानी कि एल्कोहल, ROH का मतलब क्या है, एल्कोहल की क्रियाशीलता का निर्धारण। हम निर्धारण कर सकते हैं या व्याख्या कह सकते हैं। हम एल्कोहल की क्रियाशीलता की क्या करेंगे, व्याख्या, या एल्कोहल की क्रियाशीलता का क्या करेंगे, निर्धारण। किसकी सहायता से, प्रेरणिक के प्रभाव की सहायता से। तो प्रेरणिक प्रभाव जो होता है दो प्रकार का होता है, तो प्लस आई और माइनस आई। एक छोटी सी बात बताना मुझे अब हम क्रियाशीलता की बात कर रहे हैं एल्कोहल की, तो एल्कोहल का फॉर्मूला होता है RO और H। अब इसमें एक समस्या यह है कि एल्कोहल में दो जगह से बंध टूट सकते हैं। कितनी जगह से, अब दो जगह से कहां से बंध टूटेंगे उसके बारे में बात करेंगे। तो एक तो यह है कि भाई RO और H में मैं ये वाला बंध तोड़ता हूं, किसका, O का और H का। दूसरी कंडीशन ये है कि एल्कोहल में O और H में, ROH में से हम बंध कहां छोड़ते हैं, R का और O का। तो एल्कोहल टॉपिक क्या चल रहा है, एल्कोहल की क्रियाशीलता का क्रम। किसका, एल्कोहल की क्रियाशीलता का क्रम। हम इसके बारे में क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, प्रेरणिक प्रभाव के उपयोग। पहला था आपका मध्यवर्ती के स्थायित्व, दूसरा था आपका किसका, एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता, और तीसरा क्या है, एल्कोहल। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि जो एल्कोहल है इसमें बंध दो जगह से टूट सकता है, O और H का बंध टूट सकता है तो भी क्रियाशील होगा एल्कोहल, और O का और R का बंध टूट सकता है। दोनों जगह से क्या टूट सकता है, बंध टूट सकता है। सर ये तो बड़ा तगड़ा कंफ्यूजन हो गया, तो गौर करना, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं है। दो जगह से बंध तोड़ेंगे तो दोनों जगह की टूटने की कंडीशन होगी कि कब H का टूटेगा और कब यहां से यानी कि R का और O का टूटेगा। तो गौर करो दोबारा से आप, अगर मैं इस बंध को यहां से तोड़ूं, कहां से, O का और H के, तो बताओ इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, O के H, बताओ कौन लेगा, जिसकी विद्युत ऋणता क्या होगी, ज्यादा होगी। ज्यादा किसकी है, ऑक्सीजन की, हाइड्रोजन की, बोलो। तो ऑक्सीजन की ज्यादा है कि हाइड्रोजन की ज्यादा है, जल्दी बताओ, किसकी ज्यादा है, ऑक्सीजन की कितनी है, 3.5, और इसकी कितनी है, 2.1। तो इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, ऑक्सीजन। तो क्या आएगा आपका RO, और O पर क्या आ गया, माइनस, और H पर क्या आ गया आपका प्लस। क्या आ गया, यदि एल्कोहल में OH का बंध टूटे तो ये क्या देगा, H प्लस आयन देगा। क्या देगा, H प्लस आयन। और H प्लस आयन कौन देते हैं, अम्ल के क्षार। तो आपने पढ़ रखा है कि अम्ल हमेशा क्या देते हैं, H प्लस आयन। तो ये अगर H प्लस आयन देगा तो किसकी तरह व्यवहार करेगा, अम्ल की तरह। यानी कि यदि एल्कोहल में O और H का बंध टूट रहा है तो ये कौन सा गुण प्रदर्शित करता है, अम्लीय गुण। कौन सा गुण, अम्लीय गुण। और एक चीज ध्यान रखना, ये अम्ल की तरह तभी व्यवहार करेगा जब इसके सामने कौन आएगा, क्षार। कौन आएगा, क्योंकि ये तभी बंध, हाइड्रोजन H प्लस आयन तभी देगा ये जब सामने से कौन आएगा, क्षार। अरे सिंपल सी बात है, आपको बता देता हूं मैं आपके लिए कि भाई आप हैं और आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं या 11th क्लास के स्टूडेंट हैं, और आपके सामने अगर तीसरी क्लास का बालक हो तो पहलवान कौन, आपके बच्चा। बताओ कौन टूटेगा, तो बच्चा टूटेगा, आप ऐसा कह सकते हो। बाकी अगर अंडरटेकर आपके सामने आ जाए, ये नाम भी आपने शायद सुना होगा, तो अंडरटेकर आपके सामने आ जाए तो कौन टूटेगा, आपके अंडरटेकर। सिंपल सी बात है, आप सीधा लॉजिक लगाओगे तो आप ही टूटोगे। यानी कि बंध किसका टूटेगा, ये डिपेंड करता है कि उसके सामने कौन है। यानी कि एल्कोहल में बंध O का और H का टूटेगा या O का और R का टूटेगा, ये डिपेंड करेगा उसके सामने कौन है। यानी कि अगर एल्कोहल के सामने क्षार हो, क्या हो भैया, क्षार, तो ये खुद किसकी तरह काम करेगा, अम्ल की तरह, और अम्ल की तरह व्यवहार करेगा तो क्या देगा, H प्लस आयन। तो अभिक्रिया अगर क्षारों के साथ कराएं, किसके साथ कराएं, तो ये आपका O और H बंध टूटेगा। तो क्षार मैं बता देता हूं, यानी कि किस किस के साथ हम अभिक्रिया कराएंगे, तो ये इस प्रकार से देगा। अगर मैं इसके ओके कराऊं NaOH के साथ, तो NaOH क्षार है, NaOH क्या भैया, क्षार है। तो NaOH OH माइनस देगा तो ये क्या देगा, H प्लस देगा। तो यहाँ पर ये एल्कोहल जो है किसके साथ, NaOH के साथ किसकी तरह व्यवहार करेगा, अरे किसकी तरह व्यवहार करेगा, अम्ल की तरह। तो एल्कोहल अम्ल की तरह व्यवहार करेगा, तो यहाँ पर ये प्रोसेस हो जाएगा। इसके अलावा एक प्रोसीजर और होता है, हम एल्कोहलों को क्या कराते हैं, एस्टरीकरण। क्या कराते हैं, एस्टरीकरण। तो जब भी हम एस्टरीकरण कराते हैं उसमें भी O और H का ही क्या टूटता है, बंध। किसका बंध टूटता है, O का और H का। इसके अलावा एक प्रोसेस और होता है जिसे कहते हैं एसिलीकरण। क्या कहते हैं, एसिलीकरण। तो एसिलीकरण जब भी कराएंगे उसमें भी आपका कौन सा बंध टूटता है, O का और H का। तो ये O और H का जो बंध टूटता है वो तो एस्टरीकरण टूटता है, एक एसिलीकरण टूटता है, एक NaOH के साथ यानी कि क्षारों के साथ भी टूटता है। इसके अलावा एक कंडीशन और है जिसमें आपका एल्कोहल का कुछ बंध टूटेगा, O का और H का। तो ये आपके कुछ प्रोसीजर हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें किसकी, R की और O की, किसकी बात करें, R की और O की, सॉरी एक प्रोसीजर और बता रहा था मैं इसकी अम्लीयता की। अरे किसकी,
अम्लीयता की, हालांकि बात मैं कर चुका हूं कि ये H प्लस आयन दे रहा तो किसकी तरह व्यवहार करेगा, अम्ल की तरह। तो अगर इनकी अम्लीयता यानी कि एल्कोहल की अगर अम्लीयता की व्याख्या करनी है तो आप इसी बंध को तोड़ोगे तभी H प्लस आयन देगा, H प्लस आयन देगा तो किसकी तरह व्यवहार करेगा, अम्लीय। तो एल्कोहल के अम्लीयता गुणों की व्याख्या, एस्टरीकरण की व्याख्या, एसिलीकरण की व्याख्या या क्षारों के साथ अभिक्रिया की जो व्याख्या है उसमें हम एल्कोहल का कौन सा तोड़ेंगे, O का और H का। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर एल्कोहल, तो इसमें अगर हम R का और O का बंध तोड़ें, किसका तोड़ें, R का और O का। बताना मुझे R और O का बंध तोड़ोगे तो R पर क्या आएगा, प्लस, और OH पर क्या आएगा, माइनस। और ऐसे अणु या ऐसे यौगिक जो क्या देते हैं, OH माइनस आयन देते हैं। इसने क्या दिया है, अरे क्या दिया है, OH माइनस आयन। तो OH माइनस आयन कौन देते हैं, अम्ल के क्षार। तो आप सभी जानते हो कौन देते हैं, क्षार। तो ये किसकी तरह व्यवहार करेगा, क्षार की तरह। तो ये कौन सा गुण हो जाएगा इसमें, क्षारीय गुण। तो एक बात बताओ, क्षारीय गुण कब प्रदर्शित करेगा, कोई कब क्षार होता है, जब सामने कौन होगा, अम्ल। अरे कौन होगा, तो इसलिए ध्यान रखना एल्कोहल क्षारीय गुण यानी कि एल्कोहल का R का और O का बंध तब टूटेगा जब इसकी अभिक्रिया अम्लों के साथ कराएं, यानी कि HCl, HBr या HI या HX के साथ कराओ। किसके साथ कराओ, HX के साथ। इसके अलावा PCl5 ये भी एसिडिक नेचर का होता है, और एसिडिक नेचर का तो ये किसकी तरह व्यवहार करेगा, क्षार की तरह। इसके अलावा SOCl2 थायोनिल क्लोराइड उसके साथ। इसके अलावा PCl3, इन सब के साथ अगर अभिक्रिया कराओगे, इनके साथ क्या कराओगे, यदि अभिक्रिया कराओगे तो आपका R का किसका भैया, O का क्या टूटेगा, बंध टूटेगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना आप लोग। तो मैंने शुरुआत जो जहाँ से की है वो हमने टॉपिक यहाँ से स्टार्ट किया। तीसरा उपयोग है किसका, प्रेरणिक प्रभाव का, कि एल्कोहलों की क्रियाशीलता का निर्धारण। तो अभी तो मैंने आपको एक समराइज कराया, एक छोटी सा बताइए कि जो एल्कोहल है, कौन है एल्कोहल, उसमें R, O और H हैं। तो बंध O का और H का टूट सकता है और बंध R का और O का टूट सकता है। अगर O का और H का टूटेगा तो H प्लस आयन देगा। तो कौन से गुण प्रदर्शित करेगा, अम्लीय गुण। कौन से गुण, अम्लीय गुण। तो इनके अम्लीय गुणों की व्याख्या, अम्लीय गुणों की व्याख्या हम किसकी सहायता से करेंगे, प्रेरणिक प्रभाव की सहायता से। दूसरी बात, इनका एस्टरीकरण, जब इनका एस्टरीकरण होता है तब भी कौन सा टूटता है, O का और H का। उसमें भी ये उसकी व्याख्या भी किसके आधार पर करेंगे, प्रेरणिक प्रभाव के आधार पर। ऐसे ही हम इसका करते हैं एसिलीकरण का, ये भी आपका एक टॉपिक है। इसके अलावा इधर आओ, अगर O और R का बंध टूट रहा है, R का और O का बंध टूट रहा है तो क्या देगा ये, OH माइनस। और OH माइनस कौन देते हैं, जो क्या होते हैं, क्षार होते हैं। तो क्षार की तरह एल्कोहल कब व्यवहार करेगा, जब सामने कौन होगा, अम्ल होगा या अम्लीय यौगिक होंगे। तो आपका HX है या PCl5 है या SOCl2 या PCl3 है। इनके साथ अगर अभिक्रिया कराओगे किसकी, एल्कोहल की, तो बंध कहां से टूटेगा, R का और O का। तो गौर करो थोड़ा सा, अगर यहां से बंध टूटेगा तो क्रियाशीलता अलग प्रकार से निर्धारित होगी, और यहां से अगर बंध टूटेगा तो क्रियाशीलता अलग प्रकार से निर्धारित होगी। तो मैं फिलहाल इनमें से सबसे पहली बात कर लेता हूं किसकी भैया, अम्लीय गुणों की, यानी कि एल्कोहल के अम्लीय गुणों की व्याख्या। तो अब मैं दोबारा से क्रियाशीलता पे आ जाता हूं, और क्रियाशीलता पे आने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो एल्कोहल हैं ये भी आपके 3 प्रकार के होंगे। कौन कौन से, देखो सबसे पहले है CH3CH2OH। बताओ कौन सा डिग्री, तो 1 डिग्री एल्कोहल है, ठीक है ना। उसके बाद है CH3CH3 और ये आपका OH, और फिर है आपका CH3, और फिर है आपका CH3 और ये आपका क्या आ गया, OH। तो आपके एल्कोहल कौन कौन सी डिग्री हो गया, 1 डिग्री। ये वाला कौन सा हो गया, 2 डिग्री एल्कोहल, और ये कौन सा हो गया, 3 डिग्री एल्कोहल। और हमको बंध कौन सा तोड़ना है, तो हमको बंध तोड़ना है किसका, O का और H का। यहाँ भी किसका तोड़ना है, O का और H का। यहाँ भी किसका तोड़ना है, O का और H का। हमें बताना क्या है, अम्लीय, अरे क्या बताना है, अम्लीय गुणों का क्रम। अम्लीय गुणों का क्रम मैं बता चुका हूँ आपको। एल्कोहलों के जो अम्लीय गुणों का जो क्रम है, अम्लीय गुणों का जो क्रम है उसमें O का और H का बंध टूटता है, क्योंकि तभी क्या देगा ये H प्लस आयन। तो H प्लस आयन निकालने के बाद जो बनेगा उस पर देखो आप क्या बन रहा है, ये इसको कहते हैं एल्क ऑक्साइड आयन। क्या कहते हैं, एल्क ऑक्साइड आयन या ऑक्साइड आयन बनता है आपका। तो अगर यहाँ ऑक्साइड आयन बनेगा तो गौर करो क्या बनेगा, CH3CH2O पर क्या आएगा, माइनस। में इस वाले बंध को तोड़ने को बता रहा हूँ, और साथ में क्या देगा आपका ये H प्लस आयन। इधर देखो अगर इस वाले को तोड़ते हैं तो क्या बनेगा आपका, मैं नीचे से मिटा देता हूँ। ये बात आपकी कंप्लीट है, पहले से आप चाहो किसी पेज पर लिख लेना इसको। अब आप देखो यहाँ पर अगर मैं इसको तोड़ूंगा तो तब क्या बनाएगा, ये CH3CH, नीचे भी क्या आएगा CH3, और ऊपर क्या आएगा माइनस, प्लस क्या देगा ये H प्लस आयन। और 3 डिग्री जो है इसके बारे में बात करेंगे तो ये बनाएगा CH3 और ये आ गया ऊपर माइनस, प्लस क्या देगा H प्लस।
तीनों ही H प्लस आयन दे रहे हैं, तीनों ही अम्लीय प्रकृति के। हमें ये बताना कि तीनों में से ज्यादा प्रबल अम्ल कौन सा है, ज्यादा प्रबल अम्ल कौन सा है, तो वो होगा प्रबल अम्ल वो होगा जो H प्लस आयन आसानी से देगा। अम्ल कौन, जो क्या दे, H प्लस आयन, और जो ज्यादा H प्लस आयन दे, ज्यादा मात्रा में H प्लस आयन दे, उसे क्या कहते हैं, प्रबल अम्ल या अधिक अम्लता होगी उसकी। तो गौर करो यहाँ जो O माइनस है क्या है, ये इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, और इस कार्बन पर जो O माइनस जिस पहले वाले कार्बन जुड़ा हुआ है, इस वाले कार्बन क्या जुड़ा हुआ है, CH3 समूह, और CH3 समूह का क्या होता है, प्लस I प्रभाव, प्रेरणिक प्रभाव। कौन सा, अरे कौन सा प्रेरणिक प्रभाव, तो बता दिया धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव। तो ये धनात्मक यानी कि इलेक्ट्रॉन देने वाला प्रभाव है। ये इलेक्ट्रॉन किसको देगा, CH2 को। तो CH2 किसको देगा, ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन पर ऋणावेश घनत्व बढ़ गया घट गया, भाई अगर इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आएंगे तो ऋणावेश घनत्व बढ़ेगा, और अगर ऋणावेश घनत्व बढ़ेगा तो H प्लस आयन को दोबारा से क्या करेगा, आकर्षित करेगा। क्या करेगा, आकर्षित। तो प्लस आई प्रभाव की वजह से ये H प्लस आयन को अपनी तरफ क्या कर रहा है, आकर्षित। और अगर H प्लस आयन आकर्षित होकर इसके साथ जुड़ गया तो ये बन जाएगा, और ये बन जाएगा, तो H प्लस आयन मुक्त नहीं होंगे या कम मात्रा में होंगे, और अगर H प्लस आयन कम मात्रा में मुक्त हुए तो अम्लता क्या हो जाएगी, कम। अब गौर करो, यहाँ तो CH3 लग रहा है, प्लस आई प्रभाव 1 लग रहा है, लेकिन बताओ यहाँ कितने CH3 लग रहे हैं, इसका भी प्लस आई प्रभाव है और इसका भी क्या है, प्लस आई प्रभाव। तो कितने CH3 लग रहे हैं, दोनों CH3 इलेक्ट्रॉन किसको देंगे, कार्बन को, और दोनों CH3 यहाँ देंगे तो यहाँ इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ेगा, और ये किसे बढ़ाएंगे, ऑक्सीजन पे। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन यानी कि 2 डिग्री वाले में, 2 डिग्री एल्कोक्साइड आयन में ऋणावेश घनत्व और ज्यादा होगा, किसकी तुलना में, 1 डिग्री की तुलना में। तो यहाँ इसकी H प्लस आयन को वापस आकर्षित करने की क्षमता और ज्यादा होगी। और 3 डिग्री में कितनी जगह प्लस आई लगेगा, 3 जगह से, 3 जगह इसका लग रहा है प्लस आई प्रभाव। इसकी वजह से ऋणावेश घनत्व और क्या होगा, ज्यादा, और ऋणावेश घनत्व अगर ज्यादा होगा, ऋणावेश क्या होगा, ज्यादा, तो H प्लस आयन को सबसे जल्दी क्या करेगा, आकर्षित, और ज्यादा आकर्षित करेगा। तो H प्लस आयन मुक्त क्या रहेंगे, कम, और मुक्त कम रहेंगे तो अम्लीयता भी क्या रहेगी, कम। तो सबसे कम अम्लीयता होती है किसकी, 3 डिग्री की, और सबसे ज्यादा किसकी होती है, 1 डिग्री की। तो मैं ऑर्डर लगा देता हूँ किसका, अम्लीयता का क्रम। किसका क्रम भैया, अम्लीयता का क्रम। तो इस अम्लीयता क्रम है वो कौन सी, 3 डिग्री की। तो 3 डिग्री की सबसे कम, उससे ज्यादा 2 डिग्री, उससे ज्यादा 1 डिग्री, उससे ज्यादा किसकी, CH3OH की। तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ तक हो गया, यानी कि एल्कोहलों की अम्लीयता का क्या लगा दिया हमने, क्रम। तो सबसे अधिक अम्लीय कौन होते हैं आपके, 0 डिग्री यानी कि मैथिल एल्कोहल, उससे ज्यादा, उससे कम 1 डिग्री एल्कोहल, उससे कम 2 डिग्री एल्कोहल, उससे कम आपका 3 डिग्री एल्कोहल। तो ये अम्लीयता का क्रम हो गया, और जैसा अम्लीयता का वैसे एस्टरीकरण का क्रम होगा, वैसा ही किसका हो जाएगा आपका, यानी कि यही अम्लीयता का क्रम है, यही एस्टरीकरण का क्रम है, यही किसका है, एस्टरीकरण का, और यही किसका है आपके, एसिलीकरण का। तीनों का सेम यही क्रम होगा, और उसमें सबसे अधिक जो अम्लीय होगा वो 0 डिग्री होगा। सबसे अधिक एस्टरीकरण अगर किसी का होगा तो 0 डिग्री का, फिर 1 डिग्री का, फिर 2 डिग्री का, और फिर किसका, 3 डिग्री का। तो ये हमारे पास एल्कोहलों की क्रियाशीलता का क्या हो गया, एक ऑर्डर हो गया, किसके प्रति, जब हमारा एल्कोहल का कौन सा बंध टूटता है, O और H का। फिर मैंने आपको सेकंड कंडीशन बताई थी, कौन सी कंडीशन, सेकंड कंडीशन। कोई सेकंड कंडीशन क्या है कि यदि ऐसा हो कि एल्कोहल में से R और OH का बंध टूटे, यानी कि यहाँ से बंध टूटेगा तो यहाँ क्या आएगा, प्लस, और यहाँ क्या आएगा, माइनस, यानी कि फॉर्मेशन होगा R प्लस, प्लस में क्या होगा, OH माइनस। अगर कोई भी यौगिक OH माइनस आयन देता है तो प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय। कैसी होती है, क्षारीय। तो मैं एल्कोहलों की क्षारीय प्रकृति की बात कर लेता हूँ, क्षारीय प्रकृति की। बताओ क्षार किसे कहते हैं, जो क्या देते हैं, OH माइनस आयन, और जो जितने ज़्यादा OH माइनस आयन देगा उसकी क्षारीयता उतनी क्या होगी, ज़्यादा होगी। चेक करो यहाँ पर आप, मैं बता देता हूँ, मेरे पास है CH3CH2OH। तो ये अगर OH माइनस आयन देगा तो यहाँ पर OH माइनस आयन देने के बाद क्या बनेगा, ये कार्बन पर क्या आएगा, प्लस, क्या बनेगा, कार्बोकैटायन। और कार्बोकैटायन कौन सा डिग्री है, ये 1 डिग्री। फिर आपके पास आ गया CH3CH3, और यहाँ पर भी OH, ये भी OH माइनस आयन देगा तो यहाँ क्या आएगा, कार्बोकैटायन। कौन सा डिग्री, 2 डिग्री। और अगर हम 3 डिग्री वाला एल्कोहल लेंगे तो 3 डिग्री एल्कोहल से अगर OH माइनस कहाँ निकले, आपका बाहर निकलेगा, तो बताओ यहाँ माइनस आएगा, तो यहाँ क्या आएगा आपका प्लस। तो कौन सा डिग्री कार्बोकैटायन बना आपका, कौन सा डिग्री बना, 3 डिग्री कार्बोकैटायन। तो बताओ उनमें से 1 डिग्री कार्बोकैटायन ज़्यादा स्थायी होता है कि 2 डिग्री के 3 डिग्री। तो 3 डिग्री किसकी वजह से, प्रेरणिक प्रभाव कौन सा, प्लस आई प्रभाव। तो प्लस आई प्रभाव, इसमें 1 मैथिल का, इसमें 2 मैथिल का, और उसमें कितने का, 3 मैथिल का। और जितना ज़्यादा प्लस आई प्रभाव होगा, जितना ज़्यादा क्या होगा, प्लस आई, उतना ज़्यादा कार्बोकैटायन की स्थायित्व ज़्यादा होगा, बंध आसानी से टूट जाएगा। तो सबसे आसानी से OH माइनस आयन कौन देगा, अरे कौन सा देगा, 3 डिग्री। कौन सा देगा, 3 डिग्री। तो 3 डिग्री अगर सबसे आसानी से OH माइनस आयन देगा तो सबसे ज़्यादा क्षारीयता भी इसी की होगी। यानी कि हम ऑर्डर लगा दें किसका भैया, क्षारीय गुणों का क्रम। किसका क्रम, क्षारीय गुणों का क्रम। तो सबसे अधिक क्षारीय कौन से होते हैं आपके, 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद कौन सी डिग्री,
1 डिग्री। यानी कि मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जो क्षारीय गुणों का क्रम हो यही किसके साथ अवक्रिया हो जाएगी, PCl5 के साथ, यही किसके साथ हो जाएगी, HX के साथ, यही किसके साथ हो जाएगी, PCl3 के साथ, और यही किसके साथ हो जाएगी, SOCl2 के साथ। ध्यान रखना, क्योंकि बंध कहाँ से तोड़ना है, OH से। कहाँ से तोड़ना है, R का और O का। OH माइनस अगर देगा तो क्षारीय गुण होगा, और क्षारीय गुण सब में कॉमन चलेगा, क्योंकि सभी इसी प्रकार से OH माइनस को कहाँ निकाल देते हैं बाहर, क्या बनेगा, कार्बोकैटायन। तो सबसे ज्यादा स्थायी कार्बोकैटायन कौन सा डिग्री है, 3 डिग्री, क्योंकि 3 क्या लग रहे हैं, मैथिल समूह, और तीनों का क्या लग रहा है, +I प्रेरणा के प्रभाव। इसकी वजह से स्थायित्व क्या होगा, ज्यादा, OH माइनस आसानी से देगा, क्रियाशीलता क्या होगी ज्यादा, क्षारीयता क्या होगी ज्यादा। तो बात समझना थोड़ा सा कि यहाँ पर +I प्रभाव एक जगह से लग रहा था, यहाँ कितनी जगह से, 2 जगह से, और यहाँ 3 जगह से, यानी कि +I प्रभाव बढ़ रहा है और क्षारीय गुण भी बढ़ रहे हैं। यानी कि मैं ऐसे कह सकता हूँ कि आपके जो क्षारीय गुण हैं, कौन से गुण, क्षारीय गुण जो होते हैं वो +I प्रभाव के क्या होते हैं, समानुपाती। और ऐसे में कह सकता हूँ कि जो आपके अम्लीय गुण हैं, अरे कौन से भैया, अम्लीय गुण जो होते हैं वो +I प्रभाव के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती। मैंने पढ़ाया था आपको इससे पहले अम्लीय गुण, उसमें बताया था कि भाई अगर वहाँ पर +I प्रभाव बढ़ रहा है तो अम्लीय गुण क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। सबसे कम अम्लीय गुण किसमें थे, 3 डिग्री में, सबसे ज्यादा किसमें थे, 1 डिग्री या 0 डिग्री में। तो +I प्रभाव बढ़ेगा तो अम्लीय गुण घटेंगे, और +I प्रभाव बढ़ेगा तो क्षारीय गुण बढ़ेंगे। तो ये आपके एल्कोहलों की क्रियाशीलता का क्या हो गया, निर्धारण। मैंने आपको अभी तक 3 पढ़ा दिए हैं, एक तो आपके मध्यवर्तियों के स्थायित्व, और दूसरा आपका भैया एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता, और तीसरा हो गया आपका एल्कोहल, तो एल्कोहलों की क्रियाशीलता हो गया। और जो चौथा है वो है आपका क्या कहते हैं, एक तो वो रह रहे हैं आपके कार्बोनिल यौगिक, उनकी क्रियाशीलता रह गई है, और एक रह रहे हैं कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लीयता। तो उनको हम अगले नेक्स्ट वीडियो में बना करके भेज देंगे।